गुड मॉर्निंग। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? नहीं, बढ़िया। चलिए, तो आज की इस क्लास के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग का हमारे को सेकंड चैप्टर करना है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, चैप्टर नंबर 2 है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। जिसमें कल मैंने आपको पूरी बातें लिखवा दी थी। देखिए, जिनका रिफंड आ चुका है, अब क्या प्रॉब्लम है मुझे ये बताओ। अभी भी अगर आप ये पूछ रहे हो कि सर पेमेंट अभी पूरी करनी है क्या, नहीं, अगर कुछ हो सके तो भाई, जिनका रिफंड आ गया है, जब रिफंड नहीं आया था तब वो इशू था। अब रिफंड आ तो गया भाई, अब क्यों पूछ रहे हो पेमेंट पूरी करनी है या नहीं करनी? पूरी ही करनी पड़ेगी। रिफंड नहीं आया था तो वाली बात थी, है ना भाई। रिफंड नहीं आया था तो वो सुविधा थी कि चलो भैया, ये ठीक है बैकग्राउंड। चैप्टर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। चैप्टर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट दिख रहा है आपको प्रॉपरली? चलिए स्टार्ट करें। चैप्टर 2 का सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि कॉस्ट को कितने तरीकों से क्लासिफाई किया जा सकता है। कॉस्ट को कितने तरीकों से क्लासिफाई किया जा सकता है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं और खत्म करेंगे। ग्रुप में एक बार मैसेज कर दो कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सही बच्चे आ जाइए ऐसे करके। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, गुड मॉर्निंग। पहले वाले का कंसेप्ट क्या था? बाय नेचर और एलिमेंट। जब हम पहले क्लासिफिकेशन, हमने कॉन्सेप्ट नंबर 1 में जब पहला क्लासिफिकेशन देखा था, उसका मतलब क्या था? बाय नेचर और एलिमेंट है। हाँ, चलो तो आइए, तो पहला स्टार्ट कर रहे हैं बाय
नेचर और एलिमेंट, सुनेंगे ध्यान से, बाय नेचर और एलिमेंट। नेचर और एलिमेंट के बेसिस पर कॉस्ट को क्लासिफाई करा। देखिए, इसको हम प्यार से एलिमेंट ऑफ कॉस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट ऑफ कॉस्ट भी कहते हैं। इसको हम प्यार से एलिमेंट ऑफ कॉस्ट भी कहते हैं। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। तो सबसे पहले तो इसका मतलब समझते हैं कि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, देखिए, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का मतलब होता है कि जब हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो एक प्रोडक्ट बनाने में कौन कौन सा खर्चा हो सकता है, एक प्रोडक्ट बनाने में क्या क्या लगेगा, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट की नीड होगी। बताइए सर, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या चीजें हमें चाहिए, दैट इज द नेम ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। उसी को हम एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कहते हैं कि जब मैं एक प्रोडक्ट बनाऊंगा तो मेरी कॉस्ट लगेगी। जब मैं एक प्रोडक्ट को बनाऊंगा, मैं एक पेन बना रहा हूं तो पेन बनाने में मेरी कॉस्ट लगेगी। अब ये कॉस्ट में क्या क्या लगेगा सर? पहले तो रॉ मटेरियल लगेगा, फिर रॉ मटेरियल आएंगे, फिर लेबर की जरूरत पड़ेगी और कुछ खर्चे भी लगेंगे। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कॉस्ट इंकर्ड होगी उसको हम एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कहेंगे। क्या बोला मैंने? किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो जो कॉस्ट इंकर्ड होती है उसको हम एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कहते हैं। इसको लिखिए, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कॉस्ट इंकर्ड की जाती है, जो कॉस्ट इंकर्ड की जाती है उसको एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कहते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कॉस्ट इंकर की जाती है उसको क्या कहते हैं? एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कहते हैं। सबसे पहले कि अगर हम बात करें कि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या है, तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट बताओ, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या चाहिए सर? सर सबसे पहले चाहिए मटेरियल। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या चाहिए सर? मटेरियल चाहिए। मटेरियल, मटेरियल मतलब जो है किस प्रोडक्ट बनेगा, किससे बनेगा? मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, मटेरियल आ गया, फिर क्या चाहिए सर? लेबर चाहिए। फिर क्या चाहिए सर? लेबर चाहिए। और लेबर आ गए, फिर क्या चाहिए? फिर कुछ एक्सपेंसेस भी लगेंगे, जरूरी नहीं है मटेरियल लेबर आ जाए तो प्रोडक्ट बन जाएगा, खर्चे भी चाहिए, जैसे कि फैक्ट्री का रेंट देना हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना हो, ये सब चीजें। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कॉस्ट इंकर की जाती है उसको हम एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कहते हैं। पहली बात तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है तीन हमारे, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए मटेरियल कॉस्ट लगती है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए लेबर को पैसा दिया जाएगा, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए और कुछ मटेरियल और लेबर को अलावा, मटेरियल और लेबर के अलावा कुछ खर्चे भी किए जाते हैं। मटेरियल और लेबर के अलावा भी कुछ खर्चे होते हैं। ठीक है, आगे समझ में इतना? अच्छा, 1 मिनट मुझे दीजिएगा, सिर्फ 1 मिनट।
मिनट, आवाज आ रही है यार? ये वीडियो लैग कर रही थी क्या? अभी बीच में वीडियो लैग कर रही थी? ये बता दिया करो यार, जब भी लैग करे ना बता दिया करो, नहीं तो रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी। मुझे नहीं पता चल रहा था ऐसे। अब भी लैग कर रहा है? अब भी लैग कर रहा है क्या? अब नहीं लैग कर रहा। चलिए अब मुझे बताइए, क्या वीडियो लैग कर रहा है? अभी भी कर रहा है यार। मैंने आपसे कहा कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कॉस्ट इंकर्ड की जाती है उसको हम एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कहते हैं। चल रहा है? अब सही है? अब मेरे को बताइए जल्दी से, क्या अब सही है? कमेंट नहीं आ रहे? हाँ ठीक है। तो मैंने कहा एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या चाहिए सर? सर मटेरियल चाहिए, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए लेबर चाहिए, और एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए खर्चा चाहिए। मैंने आपको दोबारा बता रहा हूं कि हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, और इसमें प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट लिखवाए थे कि कॉन्सेप्ट नंबर 1 में 11 पॉइंट है, 11 तरीकों से कॉस्ट को क्लासिफाई करा गया है। हम पहला वाला तरीका देख रहे हैं, बाय नेचर और एलिमेंट। अब एलिमेंट को बोलते हैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। अब एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या होते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कॉस्ट इंकर्ड की जाती है, कोई प्रोडक्ट बनाना है, मान लो ये पेन बनाना है, तो इस पेन बनाने के लिए जो भी कॉस्ट लगेगी उसको एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कहा जाएगा। तो एक पेन बनाने के लिए क्या लग सकता है सर? मटेरियल लग सकता है। एक पेन बनाने के लिए क्या लग सकता है सर? लेबर लग सकते हैं, और कुछ खर्चे भी लग सकते हैं जो अदर देन मटेरियल और लेबर होंगे, जो अदर देन मटेरियल और लेबर होंगे। तो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए मटेरियल, लेबर और खर्चे की जरूरत है। ये खर्चे में मटेरियल नहीं आएगा, ये खर्चे में लेबर भी नहीं आएगा, इसको अलग से शो कर दिया ना। मटेरियल और लेबर को छोड़कर जो खर्चे होंगे उसको हम एक्सपेंस को करेंगे। ठीक है जी। अब मेरी बात सुनना सर, मटेरियल को ना हमने 2 भागों में बांटा। मटेरियल को हमने 2 पार्ट में बांटा। पहला पार्ट मटेरियल को दोस्तों हमने 2 पार्टों में बांटा है। पहला, एक को बोला हमने डायरेक्ट मटेरियल। क्या बोला सर? डायरेक्ट मटेरियल। और एक को हमने बोला इनडायरेक्ट मटेरियल। सर एक डायरेक्ट मटेरियल होता है और एक इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। मैं बहुत डिटेल में कराऊंगा आपको कि डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या डिफरेंस होता है। तो मटेरियल को फर्दर 2 पार्टों में क्लासिफाई करा। मटेरियल को बोला एक डायरेक्ट मटेरियल होता है और एक इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। सिमिलरली ऐसी ही लेबर को 2 भागों में बांटा गया, एक को डायरेक्ट लेबर कहा गया और एक को इनडायरेक्ट लेबर कहा गया। एक को डायरेक्ट लेबर कहा और एक को इनडायरेक्ट लेबर कहा। एक को डायरेक्ट लेबर कहा और एक को इनडायरेक्ट लेबर कहा। और एक्सपेंस को भी फर्दर 2 कैटेगरी में बांटा गया, एक को डायरेक्ट एक्सपेंस बोला गया और एक को इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा सर, जो हम डायरेक्ट एक्सपेंस पढ़ा करते थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो यहां पर आता था। हाँ, वो ये था डायरेक्ट एक्सपेंस जो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ते थे। और एक इनडायरेक्ट, मतलब आपने फाइनेंशियल में सिर्फ ये पढ़ा है, ये तो पढ़े ही नहीं, इतने डिटेल में होती है कॉस्टिंग। एक है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो हमने क्या करा कि जो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट थे उनको फर्दर भागों में क्लासिफाई कर दिया। जैसे मटेरियल को फर्दर भागों में क्लासिफाई करा, एक को डायरेक्ट मटेरियल कहा और एक को इनडायरेक्ट मटेरियल कहा। ठीक है, ऐसी लेबर को भी बोला फर्दर पार्टों में, एक को डायरेक्ट लेबर एक को इनडायरेक्ट लेबर, और ऐसी एक्सपेंस को भी बोला एक को डायरेक्ट एक्सपेंस एक को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बताइए सर। अच्छा, लेबर को हम इंप्लॉय भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है, लेबर की जगह लिखा होता है इंप्लॉय कॉस्ट, बात एक ही है सर। लेबर का मतलब भी इंप्लॉय होता है। कभी कभी वेजिस कॉस्ट भी लिखा होता है, बात एक ही है सर। लेबर को क्या दोगे आप? वेजिस ही दोगे। तो लेबर लिखा हो, इंप्लॉय लिखा हो या वेजिस कॉस्ट लिखा हो, बात तीनों की बराबर है। ठीक है,
चलिए, मुझे लगता है अब लैग नहीं कर रहा पहले की तरह। इतना डाल लीजिए सारे के सारे। डन। चलिए देखिए क्या होता है, अब हम ना एक एक करके समझेंगे, एक एक करके हम डिटेल में चीजों को समझेंगे, डिटेल में एक एक करके समझेंगे कि सर ये जो मटेरियल है इसमें जो डायरेक्ट मटेरियल है वो क्या होता है, जो इनडायरेक्ट मटेरियल है वो क्या होता है, लेबर में जो डायरेक्ट लेबर है उसका मतलब क्या है और इनडायरेक्ट लेबर का मतलब क्या है, ऐसी एक्सपेंस में डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का क्या मतलब है। ठीक है ना, इसको अभी हम डिटेल में सीखना है। इसको डिटेल में सीख रहे हैं इसलिए इसमें ज्यादा क्लास लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि देखिए एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए और तीनों चीजों को अगर हम डीपली समझते हैं तभी हम आगे की चीजें अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। अच्छा, एक बात आपको बताऊं मैं, सर जो आपका डायरेक्ट मटेरियल होता है ना, डायरेक्ट मटेरियल, उसको जोड़ दो कि सर किस में जोड़ दो, सर डायरेक्ट लेबर में जोड़ दो। डायरेक्ट मटेरियल को सर डायरेक्ट लेबर में जोड़ दो और फिर डायरेक्ट एक्सपेंस में जोड़ दो। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, जब हम इन दोनों को जोड़ देते तो प्यार से इनको कहते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या कहते हैं इनको प्यार से? प्राइम कॉस्ट। बताइए सर, याद रहेगा कि डायरेक्ट वाले सारे पार्ट को जोड़कर क्या बन जाएगा? प्राइम कॉस्ट बन जाएगा। मतलब दोस्तों हमने जो पढ़ा कि ये वाला पार्ट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को जब हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? प्राइम कॉस्ट बन जाएगा। इन तीनों को जोड़ने के बाद क्या बन जाएगा दोस्तों? प्राइम कॉस्ट बन जाएगा। ठीक है, इन तीनों को जोड़ने के बाद क्या बन जाएगा? प्राइम कॉस्ट बन जाएगा। ठीक है भाई, प्राइम कॉस्ट। सिमिलरली जब हम इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को जोड़ देते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे आपने डायरेक्ट को जोड़ा, अब आप इनडायरेक्ट को जोड़ो, इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं, पहले लेबर, इनडायरेक्ट लेबर एंड देन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है दोस्तों? इन तीनों को जोड़ने के बाद बन जाता है आपके पास ओवरहेड। क्या बनता है? ओवरहेड्स। मतलब डायरेक्ट, मतलब दोस्तों डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, सारे इनडायरेक्ट को जोड़ने के बाद जो बनता है उसको हम ओवरहेड कहते हैं। तो मतलब ये कह रहा हूं कि डायरेक्ट वाले सारी चीजें जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? प्राइम कॉस्ट बन जाएगा। और अगर इनडायरेक्ट वाली सारी चीजें जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ओवरहेड बन जाएगा। ठीक है जी। तो जैसे कि एग्जांपल मैं कह रहा हूं, मेरा एग्जांपल लिखिए आप एक बार। मैंने कहा मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल है 1,00,000 रुपए का, डायरेक्ट लेबर है मेरे पास 50,000 के, और डायरेक्ट एक्सपेंस है मेरे पास 30,000 के। मेरे पास इनडायरेक्ट मटेरियल है 2,00,000 के, इनडायरेक्ट लेबर है 1,00,000 के, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है मेरे पास 50,000 के। कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट एंड ओवरहेड कॉस्ट। तो आप मुझे बताइए प्राइम कॉस्ट क्या है और ओवरहेड कॉस्ट क्या है? जल्दी से बताइए दोस्त। ये रहा आपके पास सामने क्वेश्चन, व्हाट विल बी द प्राइम कॉस्ट एंड व्हाट विल बी द ओवरहेड कॉस्ट।
तो प्राइम कॉस्ट क्या है और ओवरहेड कॉस्ट क्या है। सर प्राइम कॉस्ट है 1,80,000 रुपए और ओवरहेड कॉस्ट है 3,50,000 रुपए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बढ़िया। तो सिंपल आपको प्राइम कॉस्ट तो निकालना आ गया सर। प्राइम कॉस्ट निकालना आ गया कि 1,50,000 और 30,000, 1,50,000 और 30,000 मिलकर क्या बनता है 1,80,000 रुपए। ये तो आ गया प्राइम कॉस्ट। सिंपली आप आ गया सर ओवरहेड। ओवरहेड कैसे निकालते हैं, जितने भी इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं उनको अगर हम सम कर देंगे तो ओवरहेड कहलाएगा। जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल क्या हो जाएगा 2 लाख रुपए, इनडायरेक्ट लेबर हो जाएगा 1 लाख रुपए एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा 50,000 रुपीज। ये आ जाएगा सर आपके पास 3,50,000 रुपए। सही है जी, तो चीजें आपको समझ में आ गई। अब एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है सर मुझे ये समझ नहीं आया कि सर ये डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है, ये बता दो आप। कौन था वो, अभी मैंने देखा था कमेंट। डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल कौन था, ऋतिक। अच्छा, ऋतिक को ये समझ नहीं आया कि सर डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, पर ऋतिक को ये समझ में आ गया है कि डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है, और ऋतिक को ये भी समझ में आ गया कि डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या हो गया है। ऋतिक ये समझ में आ गया है, बस ये नहीं आया। अच्छा, मतलब ये भी नहीं आया, मतलब डायरेक्ट लेबर, मतलब इनमें से आपको कुछ नहीं आया, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, ये कुछ नहीं आया मतलब आपको। यही है ना प्रॉब्लम। एक्सपेंस आ गया कि डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, ये पता चल गया, बाकी ये समझ नहीं आया। ठीक है, ये तुम्हें नहीं, किसी को नहीं समझ में आया भाई, किसी को समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने अभी समझाया है नहीं, तो कैसे समझ में आएगा। मैं अभी यही कह रहा हूं कि मैं इनको आपको डीपली पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट, इन सभी को आप डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैंने समझाया ही नहीं तो कैसे समझ में आ जाएगा, अंतर्यामी थोड़ी ना है आप। ऋतिक अलग ही लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा, अलग ही लेवल का। क्या हो गया भाई, छोड़कर चली गई क्या, अरे छोड़कर चली गई है, ये दुख काहे खत्म नहीं हो रहा है। सब प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड क्या होते हैं, ये होते हैं जब आप प्राइम कॉस्ट, जितने भी डायरेक्ट खर्चों का सम जो होता है उसको प्राइम कॉस्ट कहते हैं। इसको इंग्लिश समझ में आती है, इंग्लिश में बता देता हूँ। सत्यम को इंग्लिश समझ में आती है, हिंदी में समझ नहीं आता, सत्यम को इंग्लिश में बताता हूँ। प्राइम कॉस्ट is a aggregate of direct material, direct labor and direct expense, and overhead is a aggregate of indirect material, indirect labor and direct expense. This is the meaning of overhead and prime cost. सही है सौरभ, सत्यम भाई। प्राइम कॉस्ट क्या है, प्राइम कॉस्ट क्या है, एग्रीगेट है, सम है। किसका सम है सर, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड एक्सपेंस का। जितने भी डायरेक्ट नेचर के खर्चे हैं सबको जोड़ दो, उसी को प्राइम कॉस्ट कहते हैं। यही मतलब है प्राइम कॉस्ट का। और ओवरहेड का मतलब क्या है, जितने भी इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं, मटेरियल है, लेबर एंड एक्सपेंस है, सबको जोड़ दो, इसको ओवरहेड कहते हैं। तो अगर प्राइम कॉस्ट की डेफिनेशन बोलो तो क्या होगी, प्राइम कॉस्ट इज अ समीशन ऑफ या एग्रीगेट ऑफ ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल डायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर। इतनी बातें हो गई है, तो अब मैं आपको एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या होता है डायरेक्ट मटेरियल, क्या होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल, फिर बढ़ाऊंगा डायरेक्ट लेबर क्या होते हैं, फिर इनडायरेक्ट लेबर क्या होते हैं, देन एंड में डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस बता दूंगा आपको। चलिए बढ़े आगे, लिख लिया सबने इतना। चलो जी, अब ना आप 2 क्लास तक, ये आज की क्लास और एक कल की क्लास, 2 क्लास जब आप पूरी पढ़ोगे तभी आपको सभी बातें समझ में आएगी। अगर आप कहते हो कि आज की क्लास आपने पढ़ ली और आपको बातें अभी समझ नहीं आ रही, आधी अधूरी समझ में आई, तो फिर ऐसा हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि यार आज की क्लास पढ़कर आपको कुछ बातें आधी अधूरी सी लगेगी। बट जब कल की क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो आपको सारी बातें क्लियर होने लगेगी कि क्या मतलब है इन सभी चीज का। ठीक है जी,
तो आ जाइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। पहला पॉइंट मैं आपको सिखा रहा हूं, डायरेक्ट मटेरियल। इसके बारे में लिखिए, साथ साथ लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल आर दोज direct material are those material which can be identified. Direct material are those material which can be identified direct material are those material which can be identified or in the product, which can be identified in the product and conveniently measured, which can be identified in the product and conveniently and can be conveniently measure, easily measure भी कह सकते हो, and can be easily या conveniently स्पेलिंग आप देख लेना खुद, and directly charged to the product। क्योंकि दोस्तों आपको आगे जाकर पूरे इंटरमीडिएट में यही पढ़ना है, इसलिए मैं आपको यहीं पर डीपली समझाऊंगा, मतलब इंटर की बातें भी मैं आपको यही समझाऊंगा। कि आगे जाकर कभी आप इंटरमीडिएट में पढ़ो तो आपको ही पहले से पता हो कि यार ये तो मुझे पहले से पता है। ठीक है जी, लिख लिया। अब देखिए, अगर आप इस पूरी डेफिनेशन को देखते हैं तो इस पूरी डेफिनेशन में तीन बातें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तीन बातें सर कौन कौन सी है वो तीन बात? पहली बात, डायरेक्ट मटेरियल आर दोज मटेरियल विच कैन बी आइडेंटिफाइड। पहली बात तो ये है जिसको हम आइडेंटिफाई कर पाए प्रोडक्ट के अंदर, एंड कैन बी इजिली मेजर, इजिली मेजर, कैन बी इजिली मेजर। दूसरी बात है ये है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है कि हम उसको इजिली मेजर कर पाए, और तीसरा पॉइंट है कि डायरेक्टली चार्ज कर पाए टू दी प्रोडक्ट। तीसरा पॉइंट ये है, कहता है अगर आपको ये तीन बातों का मतलब समझ में आ गया है तो वो मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल होगा। किसी भी मटेरियल के अंदर ये तीन खूबियां होगी। कौन कौन सी? हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए, हम उसको इजिली मेजर कर पाए, और हम उसको डायरेक्टली चार्ज कर दे प्रोडक्ट में। ये तीन बातों का मतलब अगर आप समझ गए तो आप डायरेक्ट मटेरियल का मतलब समझ गए। तीन बातें का मतलब। मैं इसको सेम चीज हिंदी में लिखता हूं। सत्यम कह रहा है कि ऐसा मटेरियल, ये क्या कह रहा है? डायरेक्ट मटेरियल आर दोज मटेरियल, ऐसा मटेरियल जिसको हम हिंदी में लिखते हैं और समझ में आएगा, ऐसा मटेरियल जिसको हम, पहला पॉइंट, आइडेंटिफाई कर पाए, मेजर कर पाए आसानी से, आसानी से भी लिख लो, इजिली मेजर, आइडेंटिफाई कर पाए, मेजर कर पाए, या डायरेक्टली चार्ज कर पाए। या डायरेक्टली चार्ज कर पाए, ऐसे मटेरियल को डायरेक्ट मटेरियल कहेंगे। क्या डायरेक्टली चार्ज कर पाए? ऐसे मटेरियल को डायरेक्ट मटेरियल भाई
ऐसा मटेरियल जिसको हम आइडेंटिफाई कर पाए, इजीली मेजर कर पाए, डायरेक्टली चार्ज कर पाए, ऐसे मटेरियल को हम डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं, ये कहेंगे। लिख लिया सभी ने इतना? अगर आपने इतना लिख लिया है तो हम अब आपकी इसको एग्जाम्पल के समझ से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, अगर आपने ये 3 बातें समझ ली ना कि आइडेंटिफाई क्या होता है, इजीली मेजर क्या होता है, डायरेक्ट चार्ज क्या होता है, ये 3 बातों का मतलब समझ लिया ना दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली आप डायरेक्ट मटेरियल की डेफिनेशन समझ जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप डेफिनेशन समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो सभी ने लिख लिया है। मैं अब आपको एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल के लिए मैं ऊपर से निकालता हूं पर्चा। ये देखो आ गया ना ऊपर से पर्चा। अब मान लीजिए दोस्तों कि मिस्टर ए है, ठीक है। मिस्टर ए को एक बिल्डिंग बनवानी है। मिस्टर ए को एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवानी है। अब मुझे बताओ, बिल्डिंग बनाने के लिए सर मटेरियल चाहिए होगा नहीं? जो बिल्डिंग का मतलब हो गया घर बनाना हो, आपको अपना घर का कंस्ट्रक्शन करवाना है, तो मुझे बताओ क्या घर के कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? यस सर, मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, है ना, मटेरियल चाहिए होगा। अच्छा, आपके घर के कंस्ट्रक्शन के लिए क्या लेबर की जरूरत पड़ने वाली है, नहीं पड़ने वाली? यस सर, लेबर की नीड पड़ेगी, लेबर की भी जरूरत पड़ेगी। और आपके घर की कंस्ट्रक्शन के लिए क्या सर खर्चे भी लगेंगे? यस, खर्चे भी होंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हमें। तो तीनों बातें कवर हो रही है। बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए अंदर मतलब मटेरियल भी चाहिए होता है, लेबर भी चाहिए होता है, और घर के इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी चाहिए। भाई आप मोटर भी चलाओगे जिससे पानी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए आपको, है ना, उस चीज के लिए। तो ये सारी बातें चाहिए। जैसे कि अब भाई लेबर आएंगे तो लेबर को चाय पानी भी पिलाओगे। अब भाई चाय के बिना तो काम होगा नहीं, चाय के में एनर्जी आ जाती है, चाय, है ना, वो भी होगा। तो सभी बातें चाहिए। अब चाय बनाने के लिए सर गैस भी चाहिए। अगर हम पूरा डिटेल में घुसे तो गैस भी चाहिए भाई, चीनी भी चाहिए, है ना भाई मानी, गैस चीनी भी चाहिए, बिस्कुट भी चाहिए, बिस्कुट नहीं बिस्किट, पार्क नहीं पारक, ये इंडिया में अलग ही लेवल का है। बिस्किट कहते हैं ना, वैसे बिस्किट, बिस्किट नहीं होता, बिस्कुट होता है, और पार्क की जगह होता है पारक। अच्छा छोड़ो, तो अभी मुझे ये पता है कि यार जैसे कि मान लो मिस्टर ए को एक घर की कंस्ट्रक्शन करनी है, और कंस्ट्रक्शन करने के लिए तीनों चीजें चाहिए भैया। क्या क्या चाहिए सर? मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, और खर्चे भी होंगे। पर अभी मैं सिर्फ मटेरियल की बात कर रहा हूं, मैं लेबर और खर्चे की बात नहीं कर रहा। तो सारा फोकस अभी मटेरियल पर रख रहा। मैं क्या समझा रहा हूं आपको? डायरेक्ट मटेरियल समझा रहा हूं ना, तो सारा फोकस आप मटेरियल पर रखेंगे, ठीक है ना। अभी लेबर और खर्चे को छोड़ देंगे कि बिल्डिंग बनाने के लिए सर लेबर भी तो लगता है, उसको तो भूल ही गए आप। मैं भूल रहा हूं जानबूझकर, क्योंकि मुझे अभी सिखाना सिर्फ मटेरियल। तो मटेरियल पर ध्यान दीजिएगा सिर्फ के सिर्फ। अब आप मुझे बताना कि एक मिस्टर ए है, उसको बिल्डिंग बनानी है। बिल्डिंग बनाने के लिए, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बताओ कौन कौन सा मटेरियल चाहिए होगा। ये मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं। बताइए सर कौन कौन सा मटेरियल चाहिए होगा? सर सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए ब्रिक, है ना भाई? भाई ईंटें चाहिए होगी, बिल्कुल सही बात। सर सीमेंट चाहिए होगा। सर एक बदरपुर आता है, सुना है आपने? जो संतरी कलर की रेत होती है, संतरी कलर की रेत, है ना। और चौथा और क्या चाहिए सर? सीमेंट चाहिए, बदरपुर चाहिए। लेबर की बात मत करना, गला घोट दिया जाएगा मिनट से पहले। मैंने लेबर की बातों को मना कर दिया था। पानी चाहिए भैया, बहुत बढ़िया। देखिए पानी तो खरीदेंगे नहीं, पानी की तो बात ही छोड़ दो आप, इसको खरीदना थोड़ा होता है, ये तो मिल जाता है। मोटर चलाई पानी, ये मिट क्यों नहीं रहा? अच्छा ऐसे मिटेगा क्या? ओके। और क्या चाहिए सर? रोड़ी चाहिए, रोड़ी, रोड़ी भी तो बताया किसने। और बताओ क्या क्या चाहिए? और अब भूल गए क्या घर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है भैया? रेता भी तो चाहिए होता है, रेता, वो ब्लैक कलर का नहीं होता, सैंड। और क्या चाहिए सर? सरिया, हाँ ये लगभग इतना चाहिए। अब बच्चा ये कहेगा कि सर वो दरवाजे भी तो चाहिए, बिना दरवाजे की थोड़े ना काम बनने का, दरवाजे भी तो चाहिए होता है। पर दरवाजे की बात नहीं कर रहा मैं अभी,
मैं सिर्फ अभी कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं, सिर्फ कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं कि बिल्डिंग खड़ी करनी है बस, उसमें दरवाजे पेंट वेंट की बात नहीं कर रहा। बल्ली भी चाहिए, ओके ठीक, बल्ली भी लगे, मतलब लगभग आपने सभी बातें बता दी है। बताओ सर, क्या आपको कोई प्रॉब्लम हुई, किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हुई इसको बताने में? कि आप अगर कोई आपसे पूछेगा यार एक घर बनाने में क्या क्या चाहिए होता है मटेरियल, तो आप इजीली बता दोगे इसको, इजी बता दोगे, आप आसानी से बता दोगे? नहीं बता पाओगे? बता देंगे यार, नहीं कह रहे हो तुम तो, आसानी से बता देंगे हम तो, कि यार एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करना है और एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें ये मटेरियल की नीड होती है, सिंपल। दोस्तों, जब आप किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, जब आप किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं और उस प्रोडक्ट को बनाने में कौन कौन सा मटेरियल लगेगा, कौन कौन सा मटेरियल लगेगा, उसको कहते हैं आइडेंटिफाइड करना। क्या बोला मैंने? एक बिल्डिंग को बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल लगता है, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल लगेगा, उसको आइडेंटिफाइड कहा जाएगा। समझ में आ गया पहला पॉइंट? आइडेंटिफाई क्या होता है? आइडेंटिफाई का मतलब है कि अगर मुझे ये पेन बनाना है तो इस पेन को बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल चाहिए भैया, उसको आइडेंटिफाई का क्या रहेगा। अगर मुझे एक बेड बनाना है या मुझे एक सोफा बनाना है तो मुझे क्या क्या चाहिए, लकड़ियां चाहिए, फेविकोल चाहिए, कील चाहिए, ये क्या है, ये मैंने बताया कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये मटेरियल चाहिए। कौन कौन सा मटेरियल लगेगा एक प्रोडक्ट को बनाने में, उस मटेरियल के बारे में जब बता दोगे सर ये लगेगा, उसको कहते हैं आइडेंटिफाई करना। बताइए सर बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल लगता है उसे हम आइडेंटिफाई कहते हैं, पहला पॉइंट। ठीक है जी, इसको चर्चा करेंगे आगे। पहले आइडेंटिफाई का मतलब लिख देता हूं, पहले आइडेंटिफाई का मतलब लिखो। मैं हिंदी में आपको इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ना तो आपको इनको याद करना, ठीक है, आपको याद नहीं करना, आपको सिर्फ समझना है। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल लगेगा, कौन कौन सा मटेरियल लगेगा, इसको आइडेंटिफाई कहते हैं। अब बड़ा सिंपल है भाई, मुझे कंप्यूटर बनाना है तो कंप्यूटर बनाने के लिए मुझे रैम चाहिए, कंप्यूटर बनाने के लिए मुझे हार्ड डिस्क चाहिए, कंप्यूटर बनाने के लिए मुझे प्रोसेसर चाहिए, मुझे सीपीयू चाहिए, मुझे फैन चाहिए, मुझे सीडी प्लेयर चाहिए उसके अंदर, उसका बाहर का कैबिनेट चाहिए, मॉनिटर चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, ये सब चीजें मुझे चाहिए, मदरबोर्ड चाहिए, ये सारी चीजें मुझे चाहिए। तो एक प्रोडक्ट बनाने के लिए जौन जौन सा मटेरियल लगेगा उसी को हम आइडेंटिफाई कहते हैं। कोई परेशानी हुई आपको इसको निकालने के लिए? या कोई भी प्रोडक्ट आप में से बात कर लो, मुझे कपड़ा बनाना है, मुझे ये बनाना है, मैं सभी बातें बता दूंगा कि मुझे एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल लगेगा, इसको हम आइडेंटिफाई कहेंगे। बट आइडेंटिफाई कर देने से वो डायरेक्ट मटेरियल थोड़ा हो जाएगा। अरे डायरेक्ट मटेरियल थोड़ा कह दूंगा उसको आइडेंटिफाई करने से। भाई कंस्ट्रक्शन के लिए ईंट लगेगी, सीमेंट लगेगा, सरिया लगेगा, बदरपुर लगेगा, रेता लगेगा, ये मेरा डायरेक्ट मटेरियल थोड़ी ना हो गया। सिर्फ आइडेंटिफाई करने से डायरेक्ट मटेरियल मत कहना, आइडेंटिफाई करने से डायरेक्ट मटेरियल मत कहना। उन सब अभी ये डायरेक्ट मटेरियल नहीं है मेरे लिए, अभी ये मेरे लिए डायरेक्ट मटेरियल नहीं है दोस्तों, इनको मैं डायरेक्ट मटेरियल नहीं कहूंगा। तीन बातें जो कंडीशन सेटिस्फाई कर दे वही डायरेक्ट मटेरियल है। अभी मेरे लिए हो सकता है ईंट इनडायरेक्ट मटेरियल हो सकता है सीमेंट इनडायरेक्ट मटेरियल हो, अभी मैं डायरेक्ट मटेरियल नहीं कह सकता इसको। डायरेक्ट मटेरियल कहने के लिए हमें क्या चाहिए दोस्तों? तीन बातें का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। पहला, आइडेंटिफाई कर पा रहे हो आप किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए? हाँ जी, मेरे को एक बिल्डिंग बनानी है और बिल्डिंग बनाने के लिए मुझे ये मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, ये मैं इजिली आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं। अच्छा एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताना सही सही, आप मान लो अपना घर बना रहे हो तो आपके साइड में जो बिल्डर होगा, बिल्डर ही कहते हैं ना, जो सामान प्रोवाइड करता है आपको, बिल्डर ही कहते हैं। अरे नियर बाय जो बिल्डर होगा उसी से कहोगे कि भैया ये भिजवा दो, आप सीमेंट 10 कट्टे भिजवा दो, ये ईंटें एक ट्रॉली ईंटा भिजवा दो, ऐसे कहोगे आप? ऐसे ही तो कहोगे उसको। हाँ सर बिल्कुल। तो जो ठेकेदार बोल दो या जो भी है, कंस्ट्रक्टर बोल दो, कॉन्ट्रैक्टर बोल दो, सीमेंट वाले भैया बोल दो, बदरपुर वाले भैया बोल दो, सरिया वाले भैया,
अब जहां से भी बात करोगे उन सभी को बिल्डर कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टर वो हो गया जो, अरे सामान कहां से लाएगा, एक ठेकेदार जो होता है जो बनाता है घर, वो भी सामान किसी बिल्डर से तो लेकर आएगा, जो पर्सन इसको बेच रहा है उसी से तो लेकर आएगा वो भी, है ना। अब जिस भैया से लेकर आ जाओ सीमेंट वाले भैया को बोलो सीमेंट दे देगा। अच्छा एक बात मुझे बताओ, आप ये बता सकते हो कि आपके घर में कितने कट्टे सीमेंट लग गए, क्या बता सकते हो? ये बताओ सर, सोचना जरा, ऐसी जवाब मत देना, सोच कर बताना, क्या बता सकते हो कितने कट्टे सीमेंट लग गए? मैं सबका वेट कर रहा हूं कमेंट का, सोच का जवाब देना। लड़कियां क्यों नहीं जवाब देती? लड़कियों को वैसे तो ये इतनी टाइपिंग कर देगी, मतलब क्या बताओ, अगर किसी ने बोल दिया ना हेलो खाना खा लिया, हाँ खा लिया बिल्कुल, वैसे तो अंधी टाइपिंग कर देगी। आज इनसे क्वेश्चन पूछो तो इन टाइपिंग नहीं, बस देखती रहेगी। अरे हाथ चला लो, नहीं हो रहे तो नहीं, तुम्हारे कोमल कोमल हाथ में कुछ हो रहा है, चला लो थोड़ा हाथ, चला लो कुछ नहीं हो रहा। हाँ अंजलि बिल्कुल सही बात है, मैं कह रहा हूँ कि बता पाओगे नहीं बता पाओगे कितने कट्टे लगे, नहीं घर बन जाएगा तब बता पाओगे ना कि मेरे पे इतना सीमेंट लग जाएगा, या नहीं बता पाओगे तब भी? ये पूछ रहा हूं मैं कि जब आपका घर बन जाएगा तब आप क्या बता पाओगे कितने सीमेंट लग रहे हैं? चलो अंजलि ने तो रिप्लाई कर दिया, कह रहा है यार इतना भी क्या एटीट्यूड, टीचर को भी रिप्लाई नहीं कर रहे, ऐसा भी क्या एटीट्यूड आ गया लड़कियों के अंदर, टीचर को भी रिप्लाई नहीं कर रहे, बताओ हद हद हालत देखो बच्चों की आजकल की। है चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं ऐसे एटीट्यूड का, क्या करें? टीचर को भी रिप्लाई नहीं कर रहे, बताओ। टीचर कह रहा है कि हाँ बेटा होमवर्क हो गया, मैं क्यों बताऊं, और मैं क्यों करूं रिप्लाई, मैं क्यों बताऊं? ये तो वही वाली बात हो गई, ये तो वही वाली बात होगी कि लड़कियां स्कूटी चला रही है, अब उसको राइट जाना है और उसने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, तो किसी ने बोला कि आप राइट मुड़ रहे हो तो राइट का इंडिकेटर दो ना, तो मैं क्यों बताऊं मैं कहां जा रही हूं? ये तो वही वाली बात होगी ना कि मैं क्यों बताऊं मैं कहां जा रही हूं, कोई मेरा पीछे करेगा तो तो वो लेफ्ट का इंडिकेटर देकर देकर राइट मुड़ जाएगी। तो अगर आप कोई लड़कियां रोड पे चल रही है और वो लेफ्ट का इंडिकेटर देकर राइट मुड़ रही है, तो समझ जाना वो बताना नहीं चाहती वो कहां जा रही है, आप समझ नहीं पा रहे उसकी भावनाओं को। क्यों अंजलि, सही बात कह रहा हूं ना मैं? थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचोगे तो समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ है। मैं सीख रहा हूं, मैं रोड पे चल के सीख लेता हूं कि हाँ अब भाई मैं कार चला रहा हूं, मान लो आगे एक लड़की स्कूटी में जा रही है, तो मैं अपनी कार स्लो कर लूंगा, मैं पहले समझूंगा कि वो क्या करना चाहती है, कहीं वो राइट देकर लेफ्ट मुड़ जाए तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं उससे दूर रहूंगा, थोड़ा साइड में चलूंगा कि तू जा बहन आगे जा, तू जितनी जल्दी हो सके चले जा, चलो आ जाइए। तो मैंने कहा कि हाँ हम बता पाएंगे बिल्कुल। कौन कौन कह रहा था नहीं बता, अरे बेवकूफो, सीमेंट वाले भैया के पास जाओगे उनसे पूछोगे नहीं भैया कितना बिल हुआ, वो कहेगा जी आपके मकान में टोटल 50 कट्टे लग गए सीमेंट के या 100 कट्टे लग गए, तो बता नहीं पाओगे 100 कट्टे लग गए सीमेंट के? अरे दिमाग तो लगाओ यार, तभी तो कहा था सोच के बताओ, हद हो गई। पैसे नहीं दोगे उसके, तो पैसे दोगे तो पूछोगे ना उससे कितने कट्टे सीमेंट लग गया। अब बाकी जिन्हें नहीं बोला, ये बच्चा अपने आप में क्यों समझता है, मैंने तेरे को तो ना बोला ऋतिक, मैं तो उनको बोल रहा हूँ बेवकूफ जिन्होंने ना कहा, ये खुद समझ रहा है बेवकूफ, अपने ऐसे ना समझे। तो हम बता पाएंगे दोस्तों, हम दुकानदार के पास जाएंगे, दुकानदार से बोलेंगे कि भैया कितने कट्टे सीमेंट लग गए, हमारे बिल कितना हुआ, वो कह रहा है जी आपका बिल हो गया जी 50,000 रुपए, इतने कट्टे सीमेंट आपके लग गए, तो आप बता पाओगे कि आपने कितने कट्टे सीमेंट लगा दिए, है ना दोस्तों? आप बता पाओगे कि आपने कितने कट्टे सीमेंट लगा दिए। हाँ हमने कहा भाई 100 बैग ऑफ सीमेंट लग गया हमारे पास। सर बदरपुर कितना लगा, ये भी बता पाओगे भाई, जिससे बदरपुर खरीदोगे उससे पूछोगे भैया कितनी ट्रॉली बदरपुर भेज दिया आपने हमें, है ना, 1 ट्रॉली 2 ट्रॉली 3 ट्रॉली कितना भेज दिया, वो कह रहा है जी 15 ट्रॉली चलेगी आपके घर में बदरपुर, तो भाई बता पाएंगे हम, इसमें कोई परेशानी है आपको, कोई मुसीबत आएगी इसको ढूंढने में कि यार अरे यार कितना लगा, यार ये समझ नहीं आ रहा कितना कट्टे लग गए सीमेंट के, सिंपल है यार,
आप दुकानदार के पास जाओ, उससे पूछो भाई कितने कट्टे तूने सीमेंट के भेज दिए हमारे पास, उसने लिखा होगा सारा कुछ, और आपने भी तो लिखा होगा हिसाब। भाई आप हर कट्टा सीमेंट का लेकर आओगे तो हिसाब भी तो लिखोगे, आज इतने कट्टे सीमेंट के आ गए हमारे पास। इन हैंड आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में कितने सीमेंट के कट्टे लगे। सिंपली क्या आप बता सकते हो कितनी ईंटें लगी? हाँ सर 2 ट्रक लगे थे ईंट के, या 3 ट्रक ईंट लगे थे। 1 ट्रक की ईंट का कॉस्ट तो बता ही पाओगे आप। 1 ट्रक सर आ रहा है 10,000 रुपए का, 2 ट्रक लगे हैं, 3 ट्रक लगे हैं, 4 ट्रक लगे हैं, ये बता पाओगे आप। सिंपली ऐसी हर एक चीज आप बता पाओगे, हर एक चीज का आप बता पाओगे। सुनो ध्यान से, मेरी बात को ध्यान समझिएगा। एक बिल्डिंग बनाने में क्या क्या मटेरियल लगता है उसको हम आइडेंटिफाई कहते हैं दोस्तों। क्या बोला मैंने? एक बिल्डिंग को बनाने में क्या क्या मटेरियल लगता है उसको क्या कहते हैं? आइडेंटिफाई। एक बिल्डिंग बनाने में क्या क्या मटेरियल लगेगा उसको क्या कहेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे। समझ में आया ये वाली बात? एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल लगेगा, या एक बिल्डिंग बनाने में कौन कौन सा मटेरियल लगता है, उसको हम आइडेंटिफाइड कहते हैं। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सर एक बिल्डिंग बनाने में ये मटेरियल लगता है, ठीक है ये आइडेंटिफाई है, ये कितना मटेरियल लगेगा, ईंटें कितनी लगेगी, सीमेंट कितना लगेगा, बदरपुर कितना लगेगा। जब मैं आपसे ये पूछूं कि एक बिल्डिंग बनाने में आपने मटेरियल तो बता दिया, पर वो मटेरियल कितना लगेगा, जब ये भी बता देते हो उसको हम क्या कहते हैं? मेजर। क्या कहते हैं दोस्तों उसको हम? मेजर। क्या हमें ये जो मेजरमेंट हमने करा ये हमारा इजिली मेजरमेंट था? आसानी से निकाल दिया भैया। समझ में आया? इजिली मेजर कर पाया आप? कर पाए? भाई कौन कौन सा मटेरियल लगेगा दोस्तों? आइडेंटिफाइड। कितना मटेरियल लगेगा दोस्तों? मेजर। बताइए सर, समझ में आ गया? 2 बातें मैंने कह रहा हूं, आपके 1500 रुपए बर्बाद नहीं होंगे, आप समझिए, ये वर्थ है, ये बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए या एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करने के लिए कौन कौन सा मटेरियल चाहिए, तो उसको आइडेंटिफाइड कहते हैं। कितना लगेगा उसको मेजर कहते हैं। 2 बातें सेटिस्फाई हो गई है दोस्तों, 2 बातें सेटिस्फाई हो गई। समझ में आ गया? 2 बातें मेरी सेटिस्फाई हो गई है कि 2 बातें मेरे को समझ में आ गया। नहीं 2 बातों में हम नहीं कहेंगे कि अभी मैं ये नहीं कह सकता ये ईंट में जो 2 ट्रक लगे हैं ईंट, ये डायरेक्ट मटेरियल है, ईंट मेरा डायरेक्ट मटेरियल, ऐसा नहीं कहूंगा मैं। सीमेंट मेरा डायरेक्ट मटेरियल, ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी एक बातें और रहेगी जिसको हम डायरेक्टली चार्ज टू दी प्रोडक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्टली चार्ज टू दी प्रोडक्ट। पर आइडेंटिफाई का मतलब, मेजर का मतलब आपको समझ में आ गया है। आइडेंटिफाई का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल लगेगा, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफाई। अब आपने मटेरियल तो बता दिया कि सर ये लगेगा, ये लगेगा, ये, अभी कितना लगेगा ये मेजरमेंट होता है। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मटेरियल आपने आइडेंटिफाई करा वो कितना लगेगा, इसको मेजरमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं मेजरमेंट को? एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मटेरियल आपने आइडेंटिफाई करा था, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मटेरियल आइडेंटिफाइड किया था वो कितना मटेरियल लगेगा। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मटेरियल आइडेंटिफाई किया था वो कितना मटेरियल लगेगा। कितना मटेरियल लगेगा उसको हम मेजर कहते हैं। यार मैं तो आसानी से बता दूंगा कि मेरे पे तो ईंटें इतनी लगेगी, मेरे पे सरिया इतना लगेगा, बदरपुर रेता वगैरह जो भी है मेरे पे इतना इतना लगेगा, मैं आइडेंटिफाई कर दूंगा। बताइए सर, समझ में आ गया? 2 बातें, एक मैंने बताया आइडेंटिफाइड, एक मैंने बताया आपको मेजरमेंट। तो आइडेंटिफाई का मतलब होता है जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और ये पता लगाते हैं कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिफाई कहते हैं। और कितना चाहिए इसको हम कहते हैं मेजरमेंट। क्लियर हो गया? अच्छा दोस्तों मुझे एक बात बताओ, एक बात मुझे बताओ, लेट सपोज कि मान लीजिए आपने आइडेंटिफाई करा कि भाई ये इतना लगेगा, ये इतना लगेगा, ये इतना लगेगा, ये आपने आइडेंटिफाई कर दिया। मैं आपको एक अमाउंट बता रहा हूं, मान लो आपके भाई, एक मिनट रुक जाइए, इसको थोड़ा अमाउंट देते हैं।
50,000 रुपए के आपकी ईंटें लग गई। आप बिल्डर के पास गए, जिसने आपको ईंटें डिलीवर करी, उससे पूछा भैया कितनी ईंटें भेज दी आपने? उसने कहा भैया इतना रुपए की भेज दी। अब आपने आइडेंटिफाई कर दिया इजिली कि भाई 50,000 की ईंट लगी है हमारे घर बनाने में, सिंपल। इसमें क्या प्रॉब्लम है? सीमेंट वाले भैया के पास जाओगे, कहोगे कितने सीमेंट लगा, वो कहेगा भैया 30,000 रुपए का सीमेंट लग गया। बदरपुर करने लग गया, वो कह रहा 30,000 रुपए का बदरपुर लग गया। रोड कितनी लगी भैया? रोडी कम लगती है, कह रहा 20,000 रुपए की लग गई। रेता कितना लगा सर? 10,000 रुपए का लग गया। सरिया बहुत महंगा लगता है जी, 80,000 रुपए का सरिया लग गया। अब आपने ऐसा करा, आपने टोटल करा कि भैया कितना खर्चा लग गया मेरा मटेरियल का इसमें। तो आपने टोटल करके बताइए मुझे, कैलकुलेटर आपके पास पड़ा हुआ है, जल्दी से बताइए टोटल करके कितना होगा ये। ₹2,70,000। तो अब दोस्तों मैं आपसे, आप मुझसे ये कह सकते हो कि एक घर बनाने में, इस घर को बनाने में मेरा टोटल मटेरियल खर्चा 2,70,000 रुपए आया। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 2,70,000 रुपए लग गए मेरे इस घर को कंस्ट्रक्शन करने में? अभी इसमें लकड़ी का कोई काम नहीं हुआ, पेंट का कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ अभी ढांचा खड़ा करा हुआ है। इतने में खड़े करने में मेरे 2,70,000 रुपए लग गए, ऐसा मैं कह सकता हूं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये 2,70,000 टोटल जो पैसा लगा है ये बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करने में लगा है? तो क्या सारी की सारी कॉस्ट एक प्रोडक्ट को बनाने में लगा है या एक से ज्यादा बिल्डिंग बनने में लगी है? ये सारी कॉस्ट सिर्फ एक बिल्डिंग पर लगी है, तो कहूंगा ये सारी कॉस्ट जो मेरी आई सिर्फ इसी बिल्डिंग पर आई। इसको कहते हैं डायरेक्टली चार्ज टू दी प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्टली चार्ज टू दी प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्टली चार्ज टू दी प्रोडक्ट। मतलब मैं कह रहा हूं डायरेक्टली चार्ज टू दी प्रोडक्ट का मतलब है कि मैंने जो खर्चा किया ये सारा खर्चा मुझे पता है इसी प्रोडक्ट पे लगा है, इसी बिल्डिंग पे लगा है, इसको डायरेक्टली चार्ज टू दी प्रोडक्ट कहते हैं। कह रहा है बोलो, ये मान लो, मान क्या लो, ये सारा का सारा खर्चा इस प्रोडक्ट पे चार्ज कर दो, मतलब इसका खर्चा मानो उसको। डायरेक्टली चार्ज टू दी प्रोडक्ट कहते हैं। मैं कह रहा हूं क्या है ये? डायरेक्टली चार्ज टू दी प्रोडक्ट। डायरेक्टली चार्ज टू दी प्रोडक्ट नहीं कहूंगा क्योंकि प्रोडक्ट नहीं, अब बिल्डिंग बना रहा हूं, तो कहूंगा डायरेक्टली चार्ज टू दी बिल्डिंग। मतलब कि ये खर्चा इस बिल्डिंग को बनाने में लगा है, इसको डायरेक्टली चार्ज टू दी बिल्डिंग कहेंगे। ये प्रोडक्ट बोल लो अगर कोई प्रोडक्ट बना रहा हो। समझ में आया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली चार्ज टू दी बिल्डिंग या डायरेक्टली चार्ज? डायरेक्ट रिलेशन नहीं कहते, डायरेक्टली चार्ज का मतलब है चार्ज करना, मतलब चार्ज करने का मतलब हो गया खर्चा का बर्डन इस पर पड़ेगा बिल्डिंग पे। अब हम कहेंगे कि इस बिल्डिंग को बनाने में इतना खर्चा लगा है, ये कहूंगा, इसको मतलब होता है डायरेक्टली चार्ज। कि ये कहूंगा ये 2,70,000 जो खर्चा लगा है ये इसको बिल्डिंग को बनाने में लगा है। 2,30 हो रहा है, वो टोटल करने में लगा हुआ है। अरे टोटल से क्या लेना देना, 2,30 हो या 2,20 हो, 2,70,000 तो कॉन्सेप्ट समझ, कॉन्सेप्ट तो टोटल करने में लगा रहे यार। मेरे हिसाब से तो टोटल अलग है यार, ये क्या, और एक और बार कर लेता हूँ चलो। अब ये 2,30 आ रहा है यार, गड़बड़ है यार, 2,30 है इसका। तो पहला क्या है, कौन कौन सा मटेरियल लगेगा, आइडेंटिफाइड। कितना मटेरियल लगेगा, मेजर। और जितना मटेरियल लगेगा सिर्फ पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट पर खर्चा डाल सकता हूं इसका। मैं ये कह सकता हूं कि सारा का सारा खर्चा इसी प्रोडक्ट पे हुआ है, डायरेक्टली चार्ज। अब मैं कहूंगा ये जो भी मटेरियल है ये सारे क्या है, डायरेक्ट मटेरियल है। अब मैं कहूंगा ये जो भी मटेरियल मेरा खर्च हुए है ये डायरेक्ट मटेरियल है, क्योंकि तीनों बातें सेटिस्फाई हो गई। जब आप क्या कर सको, आप चार्ज कर नहीं पाओगे, चार्ज नहीं कर पाओगे। अभी सर मैंने आपसे कहा था ना डायरेक्टली चार्ज वाला आपको भी थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा, क्लियरिटी नहीं मिल रही हो। अगली क्लास के एंड तक क्लियरिटी मिल जाएगी जब आपको इनडायरेक्ट मटेरियल भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि क्लियरिटी आप तभी जान पाओगे जब आप सारी बातें कवर करोगे। मुझे पता था ऐसे ही होने वाला है, इसलिए मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका कि 2 क्लास के एंड में आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। पर अभी समझो कि डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो 3 बातों को सेटिस्फाई कर देते हैं। पहली बात कि हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए, मेजर कर पाए, कौन कौन सा मटेरियल लगेगा, कितना मटेरियल लगेगा, और सारा जो खर्चा आया है क्या उस सारे खर्चे को किसी प्रोडक्ट पे बोल सकता हूं ये सारा खर्चा इस प्रोडक्ट पे लगा है। हाँ, अगर बोल सकता हूं कि ये सारा का सारा खर्चा इस प्रोडक्ट पे लगा है, इसको डायरेक्टली चार्ज टू दी प्रोडक्ट कहते हैं। और दोस्तों उसका मतलब हो गया डायरेक्ट मटेरियल। वो सारे मटेरियल क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट मटेरियल हो जाएंगे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। बताइए सर समझ में आ गया आपको डायरेक्ट मटेरियल की डेफिनेशन? अगर आपको डायरेक्ट मटेरियल की डेफिनेशन समझ में आ गई है तो दोस्तों अब हम जो इनडायरेक्ट मटेरियल है इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आपको टोटली सारा समझ में आ जाएगा कि डायरेक्टली चार्ज में क्या फर्क होता है जब इनडायरेक्ट मटेरियल की डेफिनेशन समझाऊंगा मैं। आधे घंटे बाद अभी 10 बजे मैं आपको मिलता हूं मैथ की क्लास के अंदर।
ठीक है जी, अभी के लिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, आधे घंटे बाद मिलते हैं, खाना वाना खा के जल्दी से आ जाइए। सर आप कैलकुलेटर बताने वाले थे ना? हाँ हाँ, कैलकुलेटर दिखा देता हूँ, कहाँ है, मिल ही नहीं रहा। चलो अब मैथ वाली क्लास में दिखाता हूँ, मैथ वाली में, ठीक है। चलिए क्लास को करते हैं समाप्त, मैथ वाली मिलते हैं आधे घंटे बाद 10 बजे। बाय बाय, टेक केयर।